हेलो फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन रहने देते हैं। आज डिस्कशन शुरू करते हैं क्योंकि आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं और हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो उसके लिए माफ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज 23 सितंबर है और आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ए वर्ल्ड वेयर डे पीपल एवरीवेयर कैन साइन। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि साइन लैंग्वेज क्या होती है। एक्चुअली जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग कैसे अपनी बात समझाएंगे? या तो लिख करके समझाएं या तो साइन लैंग्वेज में। आप देखेंगे बहुत सारे गूंगे लोग होते हैं जो बेचारे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। वो पानी पीना रहता है तो इशारा करके बताते हैं, कुछ और करना रहता है तो इशारा करके बताते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे साइन लैंग्वेज बनाई गई। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि साइन लैंग्वेज कैसे होती है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डिफ के अनुसार दुनिया भर में लगभग 72 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बधिर हैं और 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। और यहाँ पे 72 मिलियन लोगों की बात की जा रही है। और ये जो 72 मिलियन लोग बधिर है, इसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया। तो ऐसे देशों में रहते हैं जो विकासशील देश हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया था? तो 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था। और जब 2018 में मनाया गया था तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी सांकेतिक भाषा के साथ हर कोई शामिल है। वैसे तो ये डे कल ही डिस्कस करना था, लेकिन आप सभी को पता है कि कल कुछ इशू हो गया था, तो इस वजह से कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज देखते हैं इसके बारे में। ये बात की जा रही है विश्व गैंडा दिवस के बारे में। ये प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार अभी तक इसकी कोई थीम डिसाइड नहीं की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है कि गैंडों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना है इसका उद्देश्य, ताकि गैंडों का संरक्षण बढ़ाया जा सके, उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। यहाँ पे गैंडों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे बात की जा रही है कि इनकी कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो अफ्रीकन व्हाइट नाम से ही समझ आ रहा है कि अफ्रीका में पाया जाएगा। इसी तरीके से अफ्रीकन ब्लैक, ये भी अफ्रीका में। एक सिंग वाले गैंडे एशिया में। इसी तरीके से जावा एशिया में और सुमात्रा गैंडे ये सब एशिया में ही पाए जाते हैं। अगर आईयूसीएन की रेड लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो जो अफ्रीकन व्हाइट है ये संकट के निकट है। इसी तरीके से अफ्रीकन ब्लैक जो है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। जो एक सिंग वाले गैंडे ये सुभेद्य हैं। इसी तरीके से जावन गैंडे जो है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और सुमात्रन गैंडे जो है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। यहाँ अलग से एक सिंग वाले गैंडे के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे के बारे में जानकारी इसलिए दी गई है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि संरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ में है भारत में। तो उत्तर प्रदेश में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, असम में हो गया। हालांकि जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर इसी स्लाइड में है। और ये इमेज जो है मैं इसको आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। टेंशन नहीं लीजिएगा। इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, कुछ इंपॉर्टेंट इमेज होती है, या कोई जैसे डिस्कशन लेट होने वाला है वीडियो, तो वहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। बार बार यूट्यूब पे अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशन की बात नहीं की जा रही। बात क्या की जा रही तो उपराष्ट्रपति ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा में उपाध्यक्षों के लिए सर्व महिला पैनल का गठन किया। और यहाँ पे जो सर्व महिला पैनल का गठन किया है तो इसमें कौन कौन है आप नाम देख सकते हैं। पीटी उषा हो गई, श्रीमती एस फंगनोन कोन्याक हो गई, श्रीमती जया बच्चन, सुश्री सरोज पांडे। तो ये सारे नाम दिए गए उन महिलाओं के जिनका उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है। अगर आपको इसमें से कोई नाम पता है, आपके क्षेत्र से हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके क्षेत्र से कोई आता है तो उसके नाम को याद रखिएगा। ये करंट अफेयर यहीं पे खत्म हो गया। यही इतनी न्यूज थी। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले तो हम ये जाने कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करें कि राज्यसभा का उपसभापति का जो पद है उसके बारे में क्या जानकारी है। उसके अलावा जो उपसभापति का पैनल बना है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके उसके बारे में। बात यहाँ पे हम जानते हैं राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। देखिए हमारा जो संसद है इसमें दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो लोग होते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दो पद होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उपसभापति के बारे में। और जो राज्यसभा का सभापति होता है ये हमारा उपराष्ट्रपति जो होता है, इसी को ये पोस्ट मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उपसभापति के बारे में। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि उपसभापति की आवश्यकता क्या। देखिए उपसभापति की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए अगर सभापति अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो जो मीटिंग होती है उसको चेयर कौन करेगा? जो सत्र होता है उसको लीड कौन करेगा? तो उसकी बैठकों को यहाँ पे कौन लेके चलेगा? यही उपसभापति लेके चलेंगे अगर सभापति अवेलेबल नहीं है किसी वजह से। तो इसीलिए उपसभापति का पद बनाया गया। उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? तो जो राज्यसभा है ये अपने सदस्यों के बीच से उपसभापति को चुन लेते हैं। इसी में से किसी एक सदस्य को उपसभापति बना दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कि इनका पद रिक्त है तो इसी तरीके से फिर से उनको चुन लिया जाता है, यानी अपने सदस्यों के बीच से ही किसी को उपसभापति का पद दिया जाता है राज्यसभा में। और तीन कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से ये अपना पद छोड़ सकता है। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि मान लीजिए वो अपना लिखित इस्तीफा दे दे। वो कहते हैं कि मुझे इस पर पोस्ट पे नहीं रहना है, मैं रिजाइन करता हूँ। तो इस तरीके से ये पोस्ट खाली हो जाएगी
और ये इस पोस्ट से हट जाएंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये होता है कि इनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। मान लीजिए इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस था, अब वो चल रहा था और फिर इनको सजा हो जाती है, इस तरीके से इनकी सदस्यता गई। तो जब सदस्यता ही नहीं रही, राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, तो फिर इसके उपसभापति कैसे बन सकते हैं। तीसरी क्या कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो राज्यसभा है इनके खिलाफ बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। लेकिन जब ये वाला कंडीशन आएगी, तीसरी कंडीशन, अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है तो 14 दिन पहले उपसभापति को नोटिस देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि हम आपको हटाने जा रहे हैं और ये प्रक्रियाएं हैं, तो उनको इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। ये 3 कंडीशन है जब इनका पद खाली हो सकता है, जब इनको अपने पद से छोड़ना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो उपसभापति होता है, जब सभापति का पद खाली हो या सभापति अवेलेबल ना हो। अब ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक तो सभापति उपस्थित नहीं है, मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं है। दूसरा क्या कंडीशन बनती है, दूसरा ये कि सभापति का भी चुनाव ही नहीं हुआ, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव चल रहा है। तो इस समय अगर सत्र बुलाया जाता है राज्यसभा का, तो इसको कौन लीड करेगा, तो इसको लीड करेंगे उपसभापति, इसलिए उपसभापति का पद बनाया ही गया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। यानी जो उपसभापति है ये सभापति के नीचे काम नहीं करता है, बल्कि ये राज्यसभा के प्रति डायरेक्टली जिम्मेदार है। उसके अलावा बात करें कि सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नहीं दे सकता है, दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में ही वह निर्णायक मत दे सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब उपसभापति सभापति की पोस्ट पे बैठ के काम करेगा तो उसके पास वही सारी शक्तियां होंगी जो सभापति के पास थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। अब यहाँ पे पीठासीन का मतलब है कि इसके पास ये अधिकार नहीं होता है, भले से वो सदन में उपस्थित है तो यहाँ पे एक नॉर्मल सदस्य की तरह बैठा रहेगा, क्योंकि इसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है और अगर यही पोस्ट पर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ी कर सकते हैं। इस वजह से इनको पोस्ट से हटा करके एक नॉर्मल सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। जब अगर राज्यसभा में सभापति उपस्थित है तो जो उपसभापति है इसका कोई काम नहीं, ये नॉर्मल सदस्य है, ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान कर सकता है, ये सारी चीजें ये कर सकता है। उसके अलावा बात करें कि जो उपसभापति होता है इसको संसद द्वारा तय किया गया, निर्धारित किया गया वेतन भत्ता मिलता है, और ये जो वेतन भत्ता मिलता है ये भारत के संचित निधि पर भारित होता है। इसका ये मतलब होता है ना कि जो एक बार इनकी अगर मान लीजिए सैलरी 1 लाख तय कर दी गई, तब बार बार ये सदन में मतदान नहीं होगा कि इनकी सैलरी कम कर दी जाए। यानी जब तक ये पोस्ट पे हैं तब तक इनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती, इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका या पैनल के बारे में, जो अभी सर्व महिला पैनल का गठन किया गया उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता ये है कि मान लीजिए अगर सभापति भी अवेलेबल नहीं है, उपसभापति भी अवेलेबल नहीं, उपस्थित नहीं, तब क्या होगा, तब कौन लीड करेगा, तो ये पूरा नाम दिया जाता है, कुछ लोगों का नाम दिया जाता है। तो ऐसे बताया था कि अगर मान लीजिए हम नहीं अवेलेबल हैं, दोनों लोग अवेलेबल नहीं तो आप करिएगा, अगर आप नहीं उपस्थित हैं तो ये करेंगे, इस तरीके से पूरी लिस्ट दी जाती है। जैसे इसको ऐसे समझिए, होता है ना कई बार कि हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो अपने दोस्त को बोल के जाते हैं कि अगर भाई मैं नहीं हूं ना तो थोड़ा घर पे काम उम रहेगा, देख लेना। तो वो कहते हैं यार मैं भी नहीं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम रहने दो, मैं उसको बोल देता हूँ। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए सभापति भी उपस्थित नहीं है किसी कारण से, उपसभापति भी उपस्थित नहीं है, तो कौन देखेगा कार्रवाई, तो इस वजह से यहाँ पे पूरा नाम दिया जाता है कई लोगों का। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है राज्यसभा के नियमों के तहत। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के नियमों के तहत, ना कि संविधान के अनुसार। कई बार यूपीएससी में स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि संविधान के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है, जबकि वहाँ पे होता क्या है कि लोकसभा के नियमों के तहत या राज्यसभा के नियमों के तहत या संसदीय परंपराओं के तहत। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली की बात की जा रही है राज्यसभा के नियमों के तहत। सभापति इसके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है। सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है, उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये कि उपसभापति हो गए और सभापति हो गए, ये सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन इनकी पोस्ट खाली नहीं है, तब यहाँ पे जो पैनल है ये काम कर सकता है। लेकिन जब इनकी पोस्ट खाली है, दोनों ही पोस्ट पर कोई नहीं बैठा है, सभापति के भी और उपसभापति की, जब ये पोस्ट ही खाली है तब यहाँ पे उपसभापति का पैनल कैसे बनेगा। जब सभापति ही नहीं है, उपसभापति ही नहीं, तो यहाँ पे पैनल बनेगा कैसे। इस वजह से यहाँ पे बात की जा रही है अगर ये पोस्ट खाली है तो जो उपसभापति का पैनल तब ये काम नहीं कर सकता, तब इनको ये शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों का चुनाव हो चुका है, उपसभापति का भी और सभापति का भी, और ये लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे किसी वजह से, तब यहाँ पे उपसभापति का पैनल जो होता है वो काम कर सकता है। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, अब्राहम समझौते के बारे में। तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, उसके बाद हम इसका स्टैटिक पोर्शन भी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। बात की जा रही है कि अमेरिकी सरकार के तत्वाधान में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के 3 साल 3 महीने बाद
दिसंबर 2020 में मोरक्को इसराइल के साथ सामान्यीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करके इस प्रक्रिया में शामिल हो गया। देखिए यहाँ पे जो अब्राहम समझौता है ना, ये यूएई हो गया, इसराइल हो गया और बहरीन, इनके संबंधों में सुधार लाने के लिए किया गया था। लेकिन जो इसका मध्यस्थ था वो कौन था? अगर आम भाषा में कहा जाए तो दलाल कौन था? तो यहाँ पे अमेरिका इसका दलाल था, यानी अमेरिका ने समझौता करवाया था, ऐसे समझिए। तो ये 3 देशों के बीच था, यूएई हो गया, बहरीन हो गया और यहाँ पे बात करें इसराइल की। क्योंकि आप देखेंगे जो इसराइल और पैलेस्तीन है, इनके बीच लगातार युद्ध चलता ही रहता है, आए दिन युद्ध चलता है इनके बीच, अभी भी चल रहा है। तो जो इसराइल और पैलेस्तीन है, इनके बीच युद्ध चलने के नाते जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, इनके और इसराइल के संबंध अक्सर कठोर थे। बात की जा रही है कि इस समझौते के नाते इसराइल और अन्य पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार का दायरा 2021 और 2022 के बीच 74% बढ़ गया है। यानी समझौते के नाते इसराइल और जो अन्य पश्चिमी एशियाई देश हैं, इनके बीच का जो व्यापार था वो 74% तक बढ़ गया है। उसके अलावा बात करें कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो 2021 में इसराइल से यूएई की यात्राओं में 172% की वृद्धि हुई है, सिर्फ इस समझौते के नाते। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है समझौता। उसके अलावा बात करें कि जो समझौता है ये सहयोग और शिक्षा को भी प्रोत्साहित करता है। जैसे 2022 में बेन गुरियन विश्वविद्यालय ने मोरक्को के छात्रों का स्वागत किया था। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो मोरक्को के छात्रों को अलाउ किया गया था कि आप आके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि कई अमीराती छात्र, अब ये अमीराती छात्र अमीरों की बात नहीं की जा रही, ये यूएई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ के जो छात्र हैं इन्होंने क्या किया, इजरायली विश्वविद्यालय में भी दाखिला लिया है, यानी कि यहाँ पे प्रवेश लिया है। बहरीन ने साझा शैक्षिक गतिविधियों की संभावना को भी अपनाया है और छात्र और प्रोफेसर आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अलावा संस्कृतियों को अपनाने की बात की जा रही है। तो जो यूएई के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान द्वारा यरूशलेम में याद वाशिम होलोकॉस्ट स्मरण केंद्र का दौरा करने के बाद यूएई ने होलोकॉस्ट शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में अपने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसका प्रमाणन सह अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अब्राहम समझौते की क्षमता है। यानी अब्राहम समझौते का ही ये देन है कि ये गए थे जो यूएई के विदेश मंत्री हैं इजराइल की यात्रा पे, और इजराइल की यात्रा पर गए तो यहाँ पे होलोकॉस्ट के बारे में उनको जानकारी मिली। होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी जब मिली तो उनको ये लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हमें अपनाना चाहिए, तो इन्होंने कह के स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लिया। उसके अलावा बात करें कि भारतीय प्रवासियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात से इसराइल तथा इसराइल से बहरीन तक सीधी उड़ान की सुविधा हो गई है। अब जब इसराइल और यूएई हो गया और बहरीन हो गया, इनके बीच समझौता नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत हो रही थी। पहले इसराइल से यूएई और यूएई से बहरीन, या फिर बहरीन से इसराइल, इसराइल से बहरीन, ऐसे जाने में हमें दिक्कत होती थी। डायरेक्ट कोई फ्लाइट थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझौता ही नहीं होता, एक दूसरे को देखते ही खून पी जाते थे। तो फिर अब जब समझौता हो गया तो जाहिर सी बात है कि हम इसराइल से डायरेक्टली यूएई जा सकते हैं, इसी तरीके से यूएई से डायरेक्ट इसराइल जा सकते हैं, इसी तरीके से इसराइल से बहरीन जा सकते हैं, बहरीन से इसराइल आ सकते हैं। तो इससे हमारे लिए बहुत फायदा हो गया, क्योंकि भारतीय प्रवासी पश्चिम एशियाई देशों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। भारतीय छात्रों के लिए भी आसान यात्रा होगी, जिससे अध्ययन करने में आसानी होगी। वही है, जब यहाँ पे सुविधा मिल गई इसराइल से डायरेक्ट बहरीन जाने की, यूएई जाने की, तो जाहिर सी बात है कि आसानी तो होगी यात्रा में। और बात की जा रही है कि इस समझौते के नाते पड़ोसी देशों के साथ इसराइल के संबंध में भी मजबूती है। जैसे इसराइल, यूएई और जॉर्डन के बीच समृद्धि हरित और ब्लू अर्थव्यवस्था समझौते ने निर्धारित किया कि इसराइल को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक सौर क्षेत्र जॉर्डन में स्थापित किया जाएगा, जो जॉर्डन को बिजली प्रदान करेगा। उसके अलावा बदले में क्या होगा, तो इसराइल में 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित होगा। अगला बिंदु है विस्तारित क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी गई और इसके परिणाम स्वरूप भारत तक आर्थिक अवसरों का प्रवाह हुआ है। विशेष रूप से भारतीय निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करते हुए संयुक्त अरब अमीरात, इसराइल, बहरीन और अमेरिका की कंपनियों के बीच पर्याप्त व्यावसायिक सहयोग देखने को मिला है। अगला बिंदु हमारी सरकारों के बीच इस उच्च स्तरीय आर्थिक सहयोग का एक ठोस उदाहरण है I2U2 समूह। ये क्या है, तो I2 का मतलब है इसराइल और इंडिया, और U2 का क्या मतलब है, यूएई और यूएसए। तो एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें 4 कंट्री, चारों कंट्री के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब्राहम समझौते ने I2U2 समूह को संभव बनाया, और इसका प्राथमिक ध्यान क्या होगा, तो जल हो गया, ऊर्जा क्षेत्र हो गया, परिवहन हो गया, अंतरिक्ष हो गया, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। युवाओं के लिए कार्यक्रम, तो ऐसा क्षेत्र जहां पे 65% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है, युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान करना अस्थिरता को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए युवा प्रतिनिधि मंडलों की शुरुआत की गई है, जो कल के नेताओं के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे प्रतिनिधिमंडल जिनमें युवा प्रभावशाली लोग एक दूसरे की संस्कृतियों का अनुभव करते हैं और सामुदायिक निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करते हैं, संबंधों को मजबूत करने के लिए भी प्रभावी उपकरण है। के अलावा बात करें कि अब्राहम समझौते से ये भी समझ आता है कि अगर नेता और आम नागरिक दोनों मिलकर के चाहें तो किसी भी क्षेत्र में शांति की स्थापना की जा सकती है। उसके अलावा बात करें कि भारत हमारे साझेदारों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारे सहयोग का दायरा हमारे साझा हितों को रेखांकित करते हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी से अस्थायी पुनर्प्राप्ति हो गया, व्यापार का विस्तार हो गया, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना हो गया और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करना शामिल है।
ये सारी बातें कही जा रही हैं भारत के बारे में कि भारत जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस क्षेत्र में। हमारे देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ठोस प्रयासों के माध्यम से हम पूरी दुनिया के लिए आशाजनक परिणाम देने के लिए तैयार हैं। हमारा राष्ट्र भारत और उसके लोगों के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हैं और हम शांति और समृद्धि में भागीदार के रूप में समझौते की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया ना, तो ये इजराइल के जो विदेशी राजदूत है उनके द्वारा लिखा गया है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये कह रहे हैं हमारे राष्ट्र भारत और उसके लोगों के साथ, तो यहाँ पे ये हमारा राष्ट्र का मतलब ये इजराइल से कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इजराइल के विदेशी दूत हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। वो तो हो गई करंट की बात है। अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि बात की जा रही है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिए एक नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है। ध्यातव्य कि 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी इस समझौते में शामिल होने के संकेत दिए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल बहरीन शांति समझौता के बारे में, तो इस समझौते के अनुसार यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इस समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल में जोड़ने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री के अनुसार तीनों देशों द्वारा कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सहयोग प्रारंभ कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इस समझौते के माध्यम से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इजराइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने और जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद, इसी को लेकर के इजराइल और फलस्तीन के बीच में विवाद है। इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल में शांति पूर्वक प्रार्थना करने का रास्ता साफ होगा। ये जो अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में, यह इसी को लेकर के इजराइल और फलस्तीन के बीच में मुद्दा चलता है, इसी को लेकर के युद्ध चलता रहता है दिन। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इजराइल के साथ अरब देशों की बढ़ती नजदीकी का एक बड़ा कारण ईरान से इन देशों की शत्रुता को भी माना जा रहा है। हालांकि कुछ वर्षों में खाड़ी देशों और इजराइल के बीच संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला था। ध्यातव्य है कि इसी माह सऊदी अरब ने यूएई और इजराइल के बीच विमान सेवाओं को अपने वायु क्षेत्र से होकर जाने की अनुमति भी दी थी। इजराइल तथा अरब देशों के बीच इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पे मैप में वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई, जो इजराइल हो गया, इजिप्ट आप देख सकते हैं, सीरिया, इराक, ईरान, बहरीन, उसके अलावा सऊदी अरेबिया और ये पश्चिमी एशियाई देशों को दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पे। उसके अलावा ये इजराइल रहा। और जब भी मैप देखिए तो आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। अगर हम बात करें अरब इजराइल विवाद क्या रहा है, तो वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लिया और 2 नवंबर 1917 को बल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को इस स्थान पर एक राष्ट्रीय घर, नेशनल होम देने का वचन दिया। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प 181 के तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित कर दिया गया तथा जेरूसलम को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। इस विभाजन में पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास और गाजा पट्टी का क्षेत्र मिस्र, इजिप्ट के पास चला गया। इसमें इजराइल की सेना से बचते हुए लगभग 7,60,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी तथा अन्य अरब देशों में जाकर शरण ली। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई, जिसके बाद लगभग 8 महीनों तक इजराइल और अरब देशों में युद्ध चला। वर्ष 1967 की प्रसिद्ध 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया, मिस्र को परास्त कर पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 6 दिन की वार थी, जिसमें इजराइल ने क्या किया था, तो 3 देश जॉर्डन, सीरिया और मिस्र, इन तीनों को मिलकर के हरा दिया था। मतलब ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे, ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे और यहाँ पे इजराइल अकेला था, इसको हरा दिया था। क्योंकि आप देखेंगे इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे, मतलब इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। वर्ष 1967 में अरब देशों ने खार्तूम बैठक में 3 नकारात्मक सिद्धांत 3 नॉस का प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, इजराइल के साथ कोई वार्ता नहीं और इजराइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस सिद्धांत से हटते हुए वर्ष 1979 में मिस्र ने तथा जॉर्डन ने वर्ष 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया था। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि पहला ऐसा देश कौन था जिसने इजराइल के साथ समझौता किया था, अरब देश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1979 में मिस्र था। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली है। एक बार और अगर मैं गलत नहीं तो एक बार यूपीएससी में ये भी पूछा गया था कि जो ये वेस्ट बैंक है, ये लगातार चर्चा में बना रहता है, कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे क्षेत्र का नाम दिया गया था। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम एशिया। इस चीज ध्यान रखेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को उम्मीद है कि इस समझौते के माध्यम से एक राजनेता के रूप में ट्रंप की छवि मजबूत होगी।
गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग 2 माह से भी कम समय का बचा है और अब तक चुनाव प्रचार में कोरोना वायरस, नस्लभेद और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे ही हावी रहे हैं, जबकि विदेश नीति की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। तो यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश की, चीज समझौता हुआ अब्राहम अकॉर्ड, इससे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय डोनाल्ड ट्रंप, उनको फायदा मिलने की बात कही गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता अरब क्षेत्र में सक्रिय युद्धों को नहीं समाप्त करेगा, परंतु यह दशकों से चल रही शत्रुता के बाद एक व्यापक अरब इजराइल मैत्री का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस समझौते को नए सुबह की शुरुआत बताया है। यह समझौता इजरायली प्रधानमंत्री को देश की स्थानीय राजनीति में अपनी छवि मजबूत करने में सहायता प्रदान कर सकता है। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनका फायदा, जो इजराइल के राष्ट्रपति उनका फायदा, लेकिन जो अरब के जो सुल्तान उनका क्या होगा। अगला बिंदु, यूएई के विदेश मंत्री ने इस समझौते को क्षेत्र की शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता राजनीतिक लाभ की भावना से परे है और शांति के अलावा और कोई भी विकल्प विनाश, गरीबी और मानव पीड़ा को ही बढ़ावा देगा। यह समझौता यूएई को अपनी रूढ़िवादी छवि से बाहर आने में सहायता देगा। बहरीन के विदेश मंत्री ने इजराइल और बहरीन के बीच हुए समझौते को वास्तविक और अस्थायी सुरक्षा तथा समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया क्या रही समझौते को लेकर के, तो फिलिस्तीन ने समझौते का विरोध किया है। बहरीन द्वारा इस समझौते की घोषणा के बाद फिलिस्तीनी नेतृत्व ने इसे वापस लेने की मांग की थी। इस समझौते के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार 86% फिलिस्तीनी लोगों ने माना कि यह समझौता इजराइल के हितों को पूरा करता है, फिलिस्तीन के हितों को नहीं। इसमें सऊदी अरब की क्या भूमिका रही है, तो विशेषज्ञों के अनुसार सऊदी अरब की सहमति के बगैर बहरीन इस समझौते के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के दबाव के बावजूद वह इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल का संरक्षक होने की वजह से वह अभी भी इस समझौते में शामिल नहीं हो सकता। हालांकि बहरीन को इजराइल के साथ समझौते की अनुमति देकर सऊदी अरब अमेरिकी राष्ट्रपति से अपने अच्छे संबंधों को बनाए रख सकेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बहरीन में उठे जन विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सऊदी अरब ने कुवैत और यूएई के साथ अपनी सेना भेजी थी। इसके साथ ही वर्ष 2018 में सऊदी अरब ने बहरीन को $10 बिलियन की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। यानी जो बहरीन इस समझौते में शामिल हुआ, ये बात कही जा रही है कि बैकग्राउंड में कौन था इसके पीछे, तो इसके पीछे सऊदी अरब था। लेकिन सऊदी अरब खुद क्यों नहीं शामिल हो सकता है, तो सऊदी अरब जो है इस्लामिक कंट्रीज का, इस्लामिक लोगों का नेता माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मक्का और मदीना पड़ता है जो मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थल है। जब मुस्लिम तीर्थ यात्रा पे जाते तो मक्का और मदीना की यात्रा करते, तो वो यहीं पे पड़ता है सऊदी अरब में। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर दबाव है, धार्मिक दबाव है कि ये शामिल ना हो इसमें। लेकिन ये क्या कर रहा था, बैकग्राउंड से बहरीन को इसमें शामिल कर दिया। अब जब बैकग्राउंड में इसको जा करके बहरीन को शामिल कर दिया तो यूएसए के साथ इसका रिश्ता अच्छा बना रहा और यहाँ पे मुस्लिमों की नजर में भी अच्छा बना रहा। विन विन कंडीशन होगी इसके लिए, मतलब खुद बुरा नहीं बनाया लेकिन बहरीन को आगे करके अपना काम चला रहा है। अब इस पूरे मुद्दे का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो यही है। बस बाकी सारी चीजें तो चलती रहती हैं। अब यहाँ पे कोई भी समझौता हो रहा है, कोई भी क्या चीज हो रही है, कोई अपने घर में क्या कर रहा है, उससे हमें क्या लेने देना, उसका हमें लेने देना तभी होगा जब उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हाल के वर्षों में भारत और खाड़ी देशों के संबंधों में बहुत सुधार देखने को मिला है। साथ ही इसराइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भारत ने बड़ी साझेदारी की है। अब यहाँ पे इसराइल और अरब कंट्री जो है, अगर ये लड़ते रहते हैं तो हमारे लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखिए कई बार यूएसए और रसिया के बीच में मुद्दा बन जाता है कि दोनों अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे दोनों के साथ अच्छे संबंध है, हम किसके साथ जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती थी। तो अगर इन दोनों के बीच समझौता होता है तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमें दोनों के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक के साथ रिश्ता अच्छा होगा तो दूसरे के साथ अपने आप ही हो जाएगा, और हमारे रिश्ते तो दोनों के साथ अच्छे हैं। खाड़ी क्षेत्र के देश ऊर्जा, खनिज तेल और प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र में देशों में भारत की राजनीतिक पकड़ और अधिक मजबूत होगी। चुनौतियां क्या क्या है इस समझौते को लेकर के, तो इस समझौते में फिलिस्तीन समस्या पर कोई बात नहीं की गई, जिससे भविष्य में फिलिस्तीन का संकट और भी बढ़ सकता है। इस समझौते पर इसराइल में व्यापक समर्थन देखने को मिला, परंतु इसराइल में ऐसी चिंताएं बनी हुई हैं कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप बहरीन और यूएई के लिए अमेरिका से परिष्कृत हथियारों की खरीद संभव हो सकती है, जो क्षेत्र में इसराइल की सैन्य बढ़त को प्रभावित कर सकती है। इस बात का भी अनुमान है कि बहरीन और यूएई में इस समझौते को इसराइल की तरह व्यापक जन समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि दोनों देशों ने इस समझौते के लिए अपने राज्य या सरकार के प्रमुखों को नहीं बल्कि विदेश मंत्रियों को भेजा था। बहरीन के शिया बाहुल विपक्षी समूह ने इस समझौते का विरोध किया है। गौरतलब है कि बहरीन में शिया मुस्लिमों की आबादी अधिक है, परंतु बहरीन के वर्तमान राजा एक सुन्नी मुसलमान है। इस समझौते से अरब देशों के बीच शिया और सुन्नी का मतभेद और अधिक बढ़ सकता है। देखिए मुसलमानों में दो कैटेगरी पाई जाती है, एक होती है शिया और एक होती है सुन्नी। तो इसी बार यहाँ पे बात की जा रही है कि जो शिया और सुन्नी है, तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक किसके, शिया की है, लेकिन यहाँ पे जो राजा है सुन्नी कैटेगरी के हैं। इनके अंदर भी विवाद चलता रहता है शिया और सुन्नी का, इनके अंदर भी आपसी विवाद चलता है। जैसे जो ईरान है यहाँ पे ज्यादा आबादी शियाओं की पाई जाती है, इसी तरीके से जो सऊदी अरबिया यहाँ पे सुन्नी की ज्यादा आबादी पाई जाती है। इस वजह से इन दोनों के बीच भी कई बार आए दिन विवाद चलता रहता है।
आगे की राह क्या हो, तो इस क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए शिया और सुन्नी तथा फारसियों यानी कि जिनको पारसी भी कहा जाता है पर्सियन एवं अरब के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होगा। हाल के वर्षों में अरब देशों में बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। वर्तमान में क्षेत्र के अधिकांश देशों ने खनिज तेल और इस्लामिक कट्टरपंथ से हटकर एक आधुनिक तथा प्रगतिशील देश के रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास किया है। भारत को इस क्षेत्र के उभरते बाजार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए जो एक कंट्री है यूएई, ये वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही है। कहने के लिए तो ये अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, लेकिन वर्तमान समय में ये कट्टरपंथी से हट रही है और फिर ये स्पेस के क्षेत्र में भी काम करने जा रही है। अपनी पहली महिला को भेजने वाली है स्पेस क्षेत्र में, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है इसमें। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने मुद्रास्फीति का टॉपिक बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे भी उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम मुद्रास्फीति के बारे में नहीं जानेंगे। तो हम क्या जानेंगे, तो हम जानेंगे कि मुद्रास्फीति को नापने के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से हमारे पास सूचकांक है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये न्यूज में क्यों, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या अगस्त 2023 जारी की गई। अब यहाँ पे अगस्त लिखा, इसका ये मतलब है कि और भी जारी की जाती है। तो ये प्रत्येक माह जारी की जाती है, जुलाई में भी जारी की जाती है, अगस्त में भी, उसके अलावा सितंबर में की जाएगी। इसी तरीके से आगे चल करके अक्टूबर, नवंबर, यानी हर महीने के लिए आती है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हर महीने आ रही है, हर महीने डेटा बदल रहा है, तो हम कितना डेटा याद रखेंगे। लेकिन जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले हम इसके लेख के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। अगस्त 2023 के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, आधार क्या रखा गया इसका, तो 1986-87। आधार क्या होता है, मतलब अगर हमें कैसे पता चलेगा कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है घट रही है, जब हम तुलना करेंगे तभी, तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसी को आधार कहा जाता है। यहाँ पे आधार क्या रखा गया, तो वर्ष 1986-87 को आधार। कोई चीज बढ़ रही है घट रही है, कोई चीज कम है या ज्यादा है, ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम तुलना करते हैं। और तुलना किसी चीज से करते हैं, तो जिस चीज से हम तुलना करते हैं उसी को आधार कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्ष 1986-87 की तुलना में बताया जा रहा है कि बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है। तो बात ये की जा रही है कि क्रमशः 9 अंक और 8 अंक की बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ करके क्रमशः कितना हो गया, तो 1224 हो गई है और 1234 अंक हो गए। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये हर महीने चेंज होने वाला डेटा, तो उसको आप ध्यान में रखिए, चाहे ना रखिए कोई काम करनी है, बल्कि ना रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लेटेस्ट रहेगा उसको ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात की जा रही है कि बढ़ोतरी जो हुई है, वृद्धि जो है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो खाद्य समूह से निकल करके बढ़ोतरी आ रही है। खाद्य समूह में क्यों, क्योंकि मुख्य कारण चावल हो गया, गेहूं आटा हो गया, दालें हो गई, दूध मांस बकरी, चीनी गुड़, ये सारी चीजों में जो इनकी कीमतों में वृद्धि हुई, इसी की वजह से यहाँ पे वृद्धि दिखाई जा रही है। उसके अलावा बात किया कि सूचकांक में वृद्धि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रही। कृषि श्रमिकों के मामले में 20 राज्यों में 2 से लेकर के 19 अंक तक की वृद्धि दर्ज की गई। जैसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई 1423 अंकों के साथ, और इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे 942 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो सबसे कम वृद्धि है। ग्रामीण श्रमिकों के मामले में अगर हम बात करते हैं तो 20 राज्यों में 2 से लेकर के 18 अंकों तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, कितना, तो 1412 अंकों की। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 1003 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। उसके अलावा बात करें कि राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में देखते हैं वृद्धि मेघालय 19 अंक में हुई है, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए गुजरात और मेघालय प्रत्येक 18 अंक में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण चावल, दाल, गोमांस, मूंगफली का तेल, प्याज, हरी या सूखी मिर्च, जलाने वाली लकड़ी और बस के किरायों की कीमतों में वृद्धि होना है। इसकी वजह से यहाँ पे मूल्य में वृद्धि हुई है। बाकी के ये सारे डेटा आप देख लीजिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं डेटा, क्योंकि ये हर महीने चेंज होगा तो उसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई गई कि कहाँ पे कितने वृद्धि हुई है, किसकी वजह से हुई है। जुलाई 2023 में क्या डेटा था, अगस्त 2023 में क्या डेटा, फिर आगे चल करके अगस्त और सितंबर का आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब ही क्या है, इसके बारे में याद रखने का। इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसका स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन क्या है, अब यहाँ पे जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, इसको नापा कैसे जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको नापने के लिए 3 सूचकांक होते हैं, 3 सूचक होते हैं। कौन कौन से, तो पहले थोक मूल्य सूचकांक, उसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और तीसरा है जीडीपी अपस्फीति कारक। तो इन्हीं के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में जानने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी में भी, स्टेट पीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। अब नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि थोक मूल्य की बात की जा रही है, यानी कोई भी चीज जब थोक में खरीदी जाती है। अब थोक में क्या है, एक पीस खरीदेगा तो थोक में तो आता नहीं है, 100 पीस, 1000 पीस, इस तरीके से जब हम खरीदते हैं कोई सामान, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे यही बताया कि थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। एकदम सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कोई सामान है, ये 100 पीस है, ये पहले 1000 रुपए का मिलता था 100 पीस, अब यहाँ पे ये 900 रुपए का मिल रहा है, या ये 1200 रुपए का 100 पीस मिल रहा है। यही जो परिवर्तन हो रहा है इसी को नापेगा, और इसी के आधार पर ये बताएगा कि महंगाई हो रही है, या महंगाई में कितनी वृद्धि हो रही है प्रतिशत के हिसाब से, या कमी हो रही है, इसी के हिसाब से ये बताएगा। बाद में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन कौन करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर किया जाता है। क्योंकि अभी आप देखा ये चीज जो चल रही है, ये डेटा जो बताया जा रही है मासिक स्तर पर ही तो बताया जा रहा है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि मासिक स्तर पर इसका संकलन किया जाता है।
और पहले तो ये साप्ताहिक स्तर पर होता था, तो आप सोचिए मतलब हर हफ्ता हमको ये पढ़ना पड़ता कि यार ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ घट रही है। तो अच्छा हो कि इसको मासिक स्तर पर कर दिया गया है। तो ये मासिक स्तर पर, तो इसको ध्यान रखिए, कभी स्टेटमेंट देके पूछ ले कि वार्षिक स्तर पर होता है, मासिक स्तर पर होता है या साप्ताहिक स्तर पर, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको। उसके अलावा बात करें कि थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से शुरू होने वाले सप्ताह से शुरू हुआ था, जिसका आधार वर्ष क्या रखा गया था, तो 1939 रखा गया था। स्वतंत्र भारत में भी इसी श्रृंखला का पालन किया गया है। अब हम बात करें कि मार्च 2012 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित किया गया था। इसने सिफारिश की थी कि जो जीडीपी हो गया, उसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी हो गया, इसका पूरा नाम है इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके अलावा जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन तीनों का आधार वर्ष क्या कर दिया जाना चाहिए, तो 2011-12 कर दिया गया। ये डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसके आधार पर। अब तक कुल 7 बार आधार वर्ष का संशोधन किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 7 बार। 2011-12 आधार वर्ष जब किया गया था तो इसमें 697 वस्तुएं शामिल की गई थी और इसको जनवरी 2015 से लागू किया गया। इसके पहले 2004-5 आधार वर्ष रखा गया था, इसमें 676 वस्तुएं थी, इसको सितंबर 2011 से जारी किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें इसको देख लीजिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 करने के साथ ही इस संशोधित श्रृंखला में अब 676 वस्तुओं की जगह 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें 199 नई वस्तुओं को जोड़ा गया है, जबकि 146 पुरानी वस्तुओं को हटाया गया है। संशोधित नई श्रृंखला में किसका कितना भार रहा है वो चीज यहाँ पे दिखाई गई। जैसे भारांश 2004-5 में कितना था, तो 100 था सभी वस्तुओं का मिलाकर के। 2011-12 में सभी वस्तुओं का 100 है। प्राथमिक वस्तुएं 20.12 था और यहाँ पे अगर 2011-12 में देखते तो 22.62 हो गया। इसी तरीके से ईंधन एवं ऊर्जा के बारे में बात करें, 2004-5 में कितना था, 14.91% इसका भारांश था और यहाँ पे 2011-12 में 13.515 हो गया। विनिर्मित उत्पाद के बारे में बात करें अगर हम, 2004-5 में इसका भारांश 64.97 था और इसी तरीके से 2011-12 में 64.23% हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे वस्तुओं की संख्या दिखाई जा रही है। 2004-5 में 676 थी जब इसको 2004-5 आधार वर्ष रखा गया था, तो इसमें वस्तुओं की संख्या 676 थी, लेकिन अब कितना हो गया, तो 697 हो गई। इसी तरीके से अगर प्राथमिक वस्तुओं के बारे में बात करें तो 102 थी, 117 हो गई है। ईंधन एवं ऊर्जा 19 थी, 16 हो गई है। 555 थी विनिर्मित उत्पाद और यहाँ पे अब 564 हो गया है। उसके अलावा बात करें कि 2011-12 से अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो भारत सरकार इसके द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 में संशोधन करने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र सदस्य का, ये नीति आयोग के सदस्य हैं, की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया है। इस कार्यदल के विषय निम्नलिखित हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI और निर्माता मूल्य सूचकांक PPI की नई आधिकारिक श्रृंखला तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आधार वर्ष का चयन करना। उसके अलावा WPI की वर्तमान श्रृंखला के जिंस बास्केट की समीक्षा करना और वर्ष 2011-12 से अर्थव्यवस्था में देखे जा रहे ढांचागत बदलावों के मद्देनजर जिंसों को जोड़ना या हटाने के बारे में सुझाव देना। उसके अलावा विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य संग्रह की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना और बेहतरी के लिए बदलाव करने के बारे में सुझाव देना। मासिक थोक मूल्य सूचकांक और निर्माता मूल्य सूचकांक के लिए अपनाई जाने वाली अभिकलन पद्धति के बारे में निर्णय लेना। देखिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक क्या है, वही WPI, क्योंकि इसको मासिक आधार पर जारी किया जाता है इसलिए इसको मासिक थोक मूल्य सूचकांक भी कहा जा रहा है। ऐसे किसी भी अन्य सुधार के बारे में सुझाव देना जो WPI और PPI की आधिकारिक श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है। दूसरा, मुद्रास्फीति को नापने के लिए दूसरा सूचक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको CPI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बात करें, इसके पहले थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात की है। तो उपभोक्ता का क्या मतलब है, उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, वो जाहिर सी बात है कि 1-2 पीस 4 पीस खरीदेगा, थोक में तो खरीदेगा नहीं कि 1000 पीस एक साथ खरीद रहा है। तो इसके स्तर पर जो परिवर्तन होता है उसको नापने की बात की जा रही है इसके द्वारा। यानी जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो हम लोग जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो 2-4 पीस ही खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि 1000-1000 पीस लेकर के आ रहे हैं उसके बारे में। तो यही जो हम खरीदते हैं 2-4 पीस, इसके लेवल पर क्या परिवर्तन आ रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ है एक नाम की, ये पहले 100 रुपए की मिलती थी, अभी ये 200 रुपए की मिल रही है। तो ये जो परिवर्तन है ना, इसी को नापता है। मान लीजिए पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब 80 रुपए की मिल रही है, तो इसी परिवर्तन को नापता है ये। उसके अलावा बात कर रहे हैं कि इसको लेकर के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और खपत में काफी अंतर होता है। इसी वजह से यहाँ पे अभी तक एक CPI नहीं जारी किया जा रहा है। CPI को 4 कैटेगरी में जारी किया जाता है, 4 CPI जारी किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। पहला इसमें औद्योगिक श्रम यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर IW बास्केट में 463 मदे शामिल हैं और इसका आधार वर्ष 2016 रखा गया है। मूल रूप से सूचकांक सरकारी कर्मचारियों, बैंक और दूतावासों में काम करने वालों को छोड़ करके इसी आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भी निर्धारण किया जाता है। जब वेतन आयोग वेतन का पुनरीक्षण करता है तो CPI IW को ध्यान में रखता है। यानी मूल रूप से किसके लिए यूज किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो बैंक में काम करते हैं और जो दूतावास में काम करते हैं उनको छोड़ करके उनका महंगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम बात करते हैं शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी, ये CPI के अंतर्गत ही है सब। इसके पहले जो बताया गया वो भी CPI के अंतर्गत ही है। तो CPI के अंतर्गत 4
मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं, इसमें से ये दूसरा है। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये, इसका आधार वर्ष 1984-85 रखा गया है। इसके बास्केट में 146 से लेकर के 365 मदीन शामिल हैं। इस सूचकांक के लिए देश भर के 59 केंद्रों से मासिक आधार पर आंकड़े लिए जाते हैं, और ये जो आंकड़े लिए जाते हैं इसमें 2 सप्ताह का अंतराल होता है। इस मूल्य सूचकांक का सीमित इस्तेमाल होता है। मूल रूप से इसका इस्तेमाल भारत में संचालन कर रही विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए के निर्धारण में होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल आयकर अधिनियम के तहत कैपिटल गेन्स के निर्धारण में भी होता है। तीसरा है कृषि मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबर्स, एएल के बारे में बात करें, ये सब सीपीआई के अंतर्गत ही हैं। विभिन्न राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए इस सूचकांक का प्रयोग इनकी न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए किया जाता है। इसका आधार वर्ष 1986-87 रखा गया और इसमें 260 मदीन शामिल हैं। उसके अलावा बात करें ग्रामीण मजदूर के बारे में, आरएल यानी कि रूरल लेबरर्स के बारे में, तो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है और इसका भी आधार वर्ष 1986-87 और इसमें 260 मदीन शामिल है। इनमें से सीपीआई यूएनएमई क्या है, तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे जो बात की गई इसके बारे में बात की जा रही है। तो इनको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2008 से प्रकाशित करना बंद कर दिया है, पर शेष 3 को सीपीआई आईडब्ल्यू हो गया, सीपीआई आरएल हो गया और सीपीआई एएल हो गया। इनको श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा अभी भी प्रकाशित किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जैसे बात किया कि पहले केवल अखिल भारतीय स्तर के सीपीआई का निर्माण किया जाता था, परंतु 2011 में सरकार ने सीपीआई को 3 भागों में बनाया, जिसका आधार वर्ष 2010 माना। लेकिन फरवरी 2015 में सीपीआई को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पुनः संशोधित किया गया और आधार वर्ष 2010 से बदल करके 2012 कर दिया गया, और इसको अप्रैल 2017 से सीपीआई शहरी, ग्रामीण और संयुक्त में आधार वर्ष 2012 का प्रयोग शुरू कर दिया गया। यानी जो सीपीआई है इसको शहरी और ग्रामीण 2 स्तर पर जारी किया जाता है और इसको बदल करके 2017 में इसका आधार वर्ष 2012 कर दिया गया है। यह सूचकांक ग्रामीण यानी कि रूरल तथा शहरी अर्बन दोनों सूचकांकों का संयुक्त सूचकांक होता है, जो इसके बारे में बात करें सीपीआई के बारे में, इसलिए इसे हम सीपीआई R+U भी कहते हैं। यह सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सीपीआई शहरी क्षेत्रों में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को दिखाता है, जबकि सीपीआई ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को दिखाता है। यानी यहाँ पे इस चीज समझिए, देखिए सीपीआई जो है ना, पहले तो कुछ 4 भागों में बांटा गया, लेकिन अब इसका यहाँ पे क्या किया 2011 में सरकार ने इसको 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग में कौन कौन से, तो एक हो गया सीपीआई रूरल और एक हो गया सीपीआई अर्बन यानी कि सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और उसके अलावा इन दोनों को मिलाकर के सीपीआई संयुक्त। तो ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, कंफ्यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और सूचकांक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जीडीपी अपस्फीति कारक क्या है, तो ये रहा जीडीपी डिफ्लेटर आपका, यानी चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी, इन्हीं के अनुपात को जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। और यदि जीडीपी डिफ्लेटर का मान 1 हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और अगर यहाँ पे इसका मान 2 तो 2 गुने की वृद्धि हुई है, इसका मान 4 हो तो 4 गुने की वृद्धि प्रदर्शित करता है ये। अब यहाँ पे चालू कीमतों पर जीडीपी क्या है और स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्या है, इसको एकदम आसान भाषा में समझिए। चालू कीमतों पर जीडीपी का मतलब ये जो वर्तमान समय बाजार की कीमत है, अभी बाजार की कीमत एक जींस के लिए मान लीजिए 900 रुपए है, लेकिन क्या 1990 में भी इस जींस की कीमत 900 रुपए ही रही होगी? जाहिर सी बात है कि बहुत कम रहेगी, कितना भी कम तो 400 रुपए रहेगी मान लीजिए। तो जो 1990 है, अगर हम इसी को आधार वर्ष मान लें, तो जो ये इसकी कीमत है इसकी तुलना में जब आप तुलना करते हैं तो इसी को स्थिर कीमत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप 400 थी 1990 में, अब इसको हम स्थिर मान करके आधार वर्ष मान करके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं 2023 में देखते हैं तो इसी जींस की कीमत कितना होगी, 900 रुपए हो गई। तो इसी के बारे में बात करें, जो वर्तमान समय में इसकी कीमत है किसी वस्तु की, उसका जो अनुपात है इसी को क्या कहा जाता है, चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। यानी मार्केट के आधार पर अगर हम देखते हैं जीडीपी कितनी है तो उसके बारे में बात करें, और अगर हम आधार वर्ष के हिसाब से देखें कि हमारी जीडीपी कितनी है तो उसके बारे में बात करें, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो जब भी हम आधार वर्ष को लेकर के अपनी जीडीपी नापते हैं उसी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। और जब हम मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि वर्तमान समय में कितनी कीमत है, उसके हिसाब से जब हम अपनी जीडीपी नापते हैं, जैसे अभी तक जीडीपी के लिए आधार वर्ष क्या है 2011-12, तो अगर 2011-12 की तुलना में हम अब देखेंगे 2022-23 में, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा फर्क पड़ चुका होगा। अब 2023 में कुछ सामान बहुत महंगे हो चुके होंगे, कुछ सामान सस्ते भी हो चुके होंगे, कुछ सामान प्रचलन में होंगे, कुछ सामान प्रचलन के बाहर होंगे। लेकिन 2011-12 में वही सामान क्या उतना ही महंगा था? क्या वही सामान जो 2011-12 में 100 रुपए का था आज भी 100 रुपए का मिलेगा? अब तो जाहिर सी बात है कि वो महंगा हो चुका होगा। तो 2011-12 में वो 100 रुपए का था, इसी के आधार पर हम जीडीपी को जब नापते हैं तो इसी को स्थिर कीमत पर जीडीपी कहा जाता है। और जब 2022-23 की तुलना में हम नापेंगे तो इसी को चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाएगा। बस इसी का अनुपात है जीडीपी डिफ्लेटर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। उसके अलावा अन्य सूचक भी हैं जो मुद्रास्फीति को नापते हैं। जैसे बात करें खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में, तो अब नाम से क्लियर है कि खाद्य मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, तो इसमें खाद्य पदार्थों को जोड़ा गया, खाद्य वस्तुओं को जोड़ा गया होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सामान्य मुद्रास्फीति के सापेक्ष में अनिवार्य खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक खाद्य टोकरी के रूप में परिभाषित में जारी बढ़ोतरी को खाद्य मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात की जा रही है, ना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में।
गलत प्रबंधन नीति, गलत बफर स्टॉक नीति और दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति आदि सम्मिलित रूप से खाद्य मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो अनिवार्य खाद्य पदार्थ है उनकी जो कीमत होती है उसमें बढ़ोतरी को एक खाद्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। बस इतनी सी बात है इसमें। जैसे मान लीजिए नमक है, नमक के बिना तो किसी को चलने वाला नहीं। अब नमक 10 रुपए का था, ये बढ़ करके 100 रुपए हो जाए। कई बार क्या होता है, हल्ला हो जाता है कि प्याज जो है बैन होने वाली है, तब वो जो प्याज 10 रुपए किलो मिल रही थी, 20 रुपए किलो मिल रही थी, वही 200 रुपए किलो मिलने लगती है। तो ये सारी चीजें जो इसेंशियल है, जिसके बिना खाना नहीं बन सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। आवास मूल्य सूचकांक 2007 से राष्ट्रीय आवास बैंक रेजिडेक्स एनएचबी रेजिडेक्स इस सूचकांक को जारी कर रहा है। यह सूचकांक विभिन्न शहरों में एवं विभिन्न समयों में आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। अब पहले कोई जमीन थी, वो 1 लाख रुपए की मिल रही थी और यहाँ पे घर बनाना टोटल 5 लाख रुपए में घर बन जा रहा था। अब क्या हो रहा है, अब यही 5 करोड़ रुपए में घर बन रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को नापता है। इस सूचकांक के निर्माण के लिए 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में एचपीआई के भौगोलिक कवरेज में भारत के लगभग 20 राज्य या शासित प्रदेशों की राजधानियों और 37 स्मार्ट शहरों सहित कुल 50 शहर शामिल हैं, जिन्हें उत्तरोत्तर विस्तारित करके 100 शहरों तक किया जाएगा। इसके तहत 4 सूचकांकों जैसे कि मूल्यांकन मूल्य पर एचपीआई, पंजीकृत मूल्य पर एचपीआई, निर्माणाधीन संपत्ति बाजार मूल्य पर एचपीआई तथा विक्रय या पुनर्विक्रय संपत्तियों के लिए बाजार मूल्य पर एचपीआई के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, ताकि वर्तमान मूल्य के विस्तार को शहर और आसपास के स्तर तक उपलब्ध कराया जा सके। उसके अलावा सेवा मूल्य सूचकांक है अगला। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आप सभी को पता है, और ये बढ़कर के लगभग 60% के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि इसी को नापने के लिए इस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अभिजीत सेन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सेवा मूल्य सूचकांक की संस्तुति की। इसके अलावा सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने भी इसकी संस्तुति की थी, लेकिन इस सूचकांक की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, लेकिन अभी भी यह शुरू नहीं किया गया है। उल्लेखनीय कि 2005 में इस विषय पर ओईसीडी यूरोस्टेट यूरोप रिपोर्ट आने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए सेवा मूल्य सूचकांक की जरूरत ज्यादा महसूस की गई। उसके अलावा है उत्पादक मूल्य सूचकांक। तो यह सूचकांक थोक बाजार में निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली प्रदर्शक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन की सापेक्षिक माप है। अर्थात उत्पादक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा एक समयावधि में प्राप्त विक्रय मूल्यों में औसत परिवर्तन की माप प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में बदलाव को मापता है। इस सूचकांक को तैयार करते समय उत्पादन के 3 क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि तैयार वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं तथा कच्चा माल या अपरिष्कृत उत्पाद। पीपीआई में केवल मूल कीमतों का प्रयोग होता है, जबकि करों, व्यापार मार्जिन तथा परिवहन लागतों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाले कार्यदल ने उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई को थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के स्थान पर अपनाने की सिफारिश की है। यह सूचकांक मुद्रास्फीति के मापन के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक और मध्यवर्ती स्तर पर मूल्य परिवर्तन को वस्तुओं के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले ज्ञात कर लिया जाता है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जो जेल में ओवर क्राउडिंग होती है, यानी एक जेल में 10 लोग के रहने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पे 100 लोग को रखा जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये मुद्दा चर्चा में क्यों आ गया, तभी एक समिति की स्थापना की गई थी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत संसदीय समिति थी, इसने इसके बारे में रिपोर्ट दी है और इसने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इस समिति की जो रिपोर्ट आई, इसका नाम रखा गया है जेल स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार। ये इसका शीर्षक दिया गया इस रिपोर्ट का। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि जो कैदी हैं, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इनको रिहाई दी जा सकती है, इनको जमानत दी जा सकती है, और जो जमानत पर गए कैदी हैं इनको एंकल ट्रैकर पहनाया जा सकता है। एंकल ट्रैकर क्या है, तो एंकल का क्या मतलब होता है आप सभी को पता है, यानी इनको एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि चाहे हाथ में चाहे पैर में एक जीपीएस से आधारित कोई चीज पहना दी जाए, जिससे इनको ट्रैक किया जा सके कि ये लोग कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि दोबारा से ये लोग जुर्म ना करें, ताकि ये भाग ना सके जमानत का नाम लेकर के। लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि अगर इनको इस तरीके के हम कोई ट्रैकर पहनाने लगे, मान लीजिए कोई रिंग है एक, अब इसको इनके हाथ में पहना दिया जाए यहाँ, और इस रिंग में जीपीएस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे कैदियों को पहनाया जाएगा तो एक इनकी पहचान हो जाएगी, मानवाधिकारों के खिलाफ हो जाएगा, और यहाँ पे इनकी एक पहचान हो जाएगी जो अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करेगा, अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करेगा। क्योंकि भैया कहीं भी भीड़ भाड़ में ये खड़े, मान लीजिए सब्जी लेने गए, अब इनके हाथ में रिंग दिखी, तुरंत आदमी समझ जाएगा यार ये तो कैदी है, तो आधा तो ऐसे ही डरेगा इससे। तो ये सारे मुद्दे भी निकल के आएंगे। तो यहाँ पे जो संसदीय पैनल था, इसने ये भी बताया था जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कैदियों को एंकल ट्रेकर या कंगन पहनाने की सिफारिश की है। और ये गृह मामलों की संसदीय समिति थी जिसने सिफारिश की कि लागत प्रभावी कंगन या पायल ट्रैकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा इसमें ये भी कहा गया कि ज्यादातर 3 मामलों में जमानत से इनकार कर दिया जाता है। एंड जो जमानत देने से बचती है सरकार या अदालतें, वो किस लिए बचती हैं, तो यही होता है कि जो कैदी है ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, तो कोई और जुर्म को अंजाम दे सकता है। उसके अलावा देश छोड़ के भाग सकता है। यही 3 आधार ऐसे हैं जिसके आधार पर जमानत नहीं दी जाती है।
और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनके मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, और अगर ये व्यक्ति खुद से चाहता है, ये तैयार है, तो स्वैच्छिक आधार पर ये रिंग पहन सकता है जीपीएस ट्रैकर वाली, ताकि इसको ट्रैक किया जा सके आसानी से। हालांकि ये शुरू में स्वैच्छिक है, फिर आपको पता है कि पुलिस वाले कैसा ट्रीट करते हैं, फिर उनको मजबूरी में जबरदस्ती पहनना ही पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे उसके अलावा यहाँ पे हम जानते हैं पैनल ने क्या कहा कि भीड़ भाड़ और न्याय में देरी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिससे कैदियों और समग्र रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली दोनों के लिए कई परिणाम सामने आ रहे हैं। इसने सिफारिश की कि भीड़ भाड़ वाली जेलों से कैदियों को उसी राज्य या अन्य राज्य की खाली सेल वाली अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इनको अन्य जेलों, मान लीजिए कोई ए नाम के डिस्ट्रिक्ट में है, अब इनको बी नाम के डिस्ट्रिक्ट में पता चला है कि यहाँ पे जेल खाली है, तो ए से बी में भेज दिया जाए। या फिर मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश के कैदी हैं, इनको पता चला है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी जेल खाली नहीं, लेकिन बगल वाले राज्य बिहार में जेल खाली, तो बिहार में उठा के भेज दिया जाए। लेकिन अब ये सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा है, ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ए जिले के, इनको भेज दिया जा रहा है पहले तो दूसरी स्टेट में, पता नहीं कैसे रहेंगे, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, वहाँ के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब वहाँ के जो कैदी होंगे वो पता चले कि इसी को पीटने लग गए, तो इस तरीके की बहुत सारी समस्या इसमें भी निकल के आ सकती हैं। पैनल ने कहा कि कई राज्य जेल विभागों में कोई जैमर स्थापित नहीं किया था। जैमर क्या होता है? जो मोबाइल नेटवर्क को जाम कर देता है, यानी कि आपका नेटवर्क काम ही नहीं करेगा, ना तो नेट चलेगा ना तो कॉल आएगा, मोबाइल नेटवर्क आपका काम करना बंद कर देगा। सिम एक तरीके से आपका समझ लीजिए बेकार रहता है उस हालत में। बात करें कि यहाँ पे कोई जैमर नहीं लगा था, लेकिन और अगर कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ पे लगा भी था, तो वहाँ पे सिर्फ 2G और 3G नेटवर्क को ही ये लोग जाम कर पा रहे थे जैमर के द्वारा। 4G नेटवर्क को बैन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे पिक्चर में भी अक्सर एक कंडीशन दिखाई जाती है कि जेल के अंदर ही मोबाइल फोन पहुंचा दिया जाता है, थोड़े से पैसे देते हैं, जो बड़े बड़े गुंडे रहते हैं उनके पास मोबाइल फोन पहुंच जाता है। तो ये समस्या रियल लाइफ में ही है। कई बार क्या होता है ना, जो हमारी फिल्म होती है हमारे रियल लाइफ को ही प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया कि जो मोबाइल फोन है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि जेलों में इनको पहुंचाया जाता है अवैध रूप से। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2021 के लिए प्रकाशित जेल आंकड़ों के अनुसार भारत में 1319 जेल हैं, जिनकी कुल क्षमता 4,25,609 कैदियों की है। वास्तविक कैदी 5,54,034 हैं, जो दर्शाता है कि अधिभोग क्षमता दर 130.2% है। क्षमता 4,25,000 की, और यहाँ पे कैदी कितने, तो 5,54,000। तो आप खुद सोचिए ना, क्षमता से ज्यादा कैदी भरे पड़े हैं। कुल कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या 4,27,165 है, और दोषी कैदियों की संख्या 1,22,852 है। तो जो 5,50,000 के आसपास कैदी, इसमें से 4,27,000 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन है। विचाराधीन कैदी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अभी कोई जुर्म जो है ये प्रूफ नहीं हुआ है, इनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, इनके ऊपर अभी अदालतों में सुनवाई चल रही है, ये नहीं, इनको दोषी नहीं पाया गया, बस इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सुनवाइयां हो रही है अदालत में, लेकिन इनको जुर्म की सजा नहीं दी गई है, उसके बाद इनको जेल में रखा जा रहा है। महिला कैदियों की संख्या बढ़ा दी गई, और जेलों में आवश्यक क्षमता से लगभग 30% कम कर्मचारी काम करते हैं। ये सारी जो 2021 की रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसमें बताया गया। गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने कहा कि देश में कुछ औपनिवेशिकों की जेलें हैं जो 100 साल से भी अधिक पुरानी हैं और जीर्ण शीर्ण स्थिति में, यानी बहुत सारे ऐसी जेलें जो 100 साल से भी अधिक पुरानी हालत में है। तो किस हालत में होंगे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। समिति ने अहमदाबाद जेल, भजिया हाउस, सह रेस्तरां, सह ऐतिहासिक गैलरी बनाने की गुजरात सरकार के प्रस्ताव की सराहना करती है, जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, कस्तूरबा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जेवर चंद मेघानी, जो सभी साबरमती जेल के कैदी थे, इनके जीवन और समय को दर्शाने वाले एक विरासत संरचना है। यानी जो ये अहमदाबाद जेल है, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, तो रेस्टोरेंट भी बनाया जा रहा है और ऐतिहासिक गैलरी भी बनाया जा रहा है, और ये जेल है ही। तो किनसे जुड़ी थी? महात्मा गांधी से, सरदार पटेल से, कस्तूरबा गांधी से, बाल गंगाधर तिलक से, जेवरचंद मेघानी, इन सारे लोगों से। बात की जा रही है निवारक हिरासत में रखे गए लोगों के बारे में, तो बताया जा रहा है 2015 में 90 लोग रखे गए थे इसके अंतर्गत, और यही 2016 में अगर हम देखते हैं तो 431 लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया था, जो कि 300% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरीके से बात की जा रही है कि सीआरपीसी की धारा 436A के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसके तहत ये बताया जा रहा है कि जिन कैदियों को रिहा किया जा सकता है और जिन कैदियों को रिहा किया गया, उनकी संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। 2016 में जिन कैदियों को रिहा किया जा सकता था उनकी संख्या 1557 है, लेकिन जिन कैदियों को रिहा किया गया वास्तव में उनकी संख्या 929 है। तो ये देख सकते हैं आप डिफरेंस कितना बड़ा है। साउथ इंडिया के शोध में पाया गया कि जेल अधिकारी अक्सर इस धारा से अनजान होते हैं और इसे लागू करने के इच्छुक नहीं होते हैं। इस धारा के बारे में बात करें 436A के बारे में। एमनेस्टी इंडिया का तो एक मानवाधिकारी संगठन है। जेल में अप्राकृतिक मौतों के बारे में बात की जाए तो अप्राकृतिक मौतों की संख्या 2015 और 16 के बीच दोगुनी हो गई। 2015 में 115 थी और 2016 में बढ़कर के 231 हो गई है। कैदियों के बीच आत्महत्या की दर भी 28% बढ़ गई है। 2015 में 77 आत्महत्याएं थी और यही 2016 में बढ़कर के 102 हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2014 में कहा था कि एक व्यक्ति के बाहर की तुलना में जेल में आत्महत्या करने की संभावना औसतन 1.5 गुना अधिक है। यानी अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है तब जितनी संभावना उसका आत्महत्या करने की, उससे 1.5 गुना अधिक संभावना कहाँ है? जेल के अंदर उसके आत्महत्या करने की। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी भी रहती है। 2016 में प्रत्येक 21,650 कैदियों पर केवल एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर था और केवल 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक रखे गए हैं।
साथ ही एनसीआरबी ने कहा था कि 2016 में मानसिक बीमारी से पीड़ित लगभग 6013 व्यक्ति जेल में थे। जेल अधिनियम 1894 और कैद अधिनियम 1900 के अनुसार प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी और एक कानून अधिकारी होना चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों की भर्ती अभी भी लंबित है। जेल सुधार हेतु सिफारिशें क्या क्या की गई हैं? तो न्यायमूर्ति अमिताभ राय, ये सेवानिवृत्त जज थे, इन्हें की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसने ये बताया कि जेलों में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें कि अत्यधिक भीड़ भाड़ को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो शीघ्र परीक्षण किया जाए। उसके अलावा जो वकील और कैदी का अनुपात है इसको भी अच्छे लेवल पर रखा जाए। जैसे प्रत्येक 30 कैदियों पर कम से कम एक वकील होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा है नहीं। उसके अलावा विशेष अदालतें स्थापित की जा सकती हैं। जो छोटे मोटे मामले उनको विशेष अदालतों के माध्यम से फास्ट ट्रैक तरीके से निपटाया जा सकता है कि तुरंत आए, तुरंत देखिए क्या है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए अब किसी के ऊपर 50 रुपए का केस चल रहा है कि 50 रुपए इसने चोरी की थी, अब इसको लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? इसके अलग से अदालत बनाए कि छोटे मोटे केस ऐसे निपटा दिया जाए, उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा जिन अभियुक्तों पर छोटे मोटे अपराधों का आरोप है, जिन्हें जमानत मिल गई है लेकिन जो जमानत की व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें व्यक्तिगत पहचान पीआर बॉन्ड पर रिहा किया जाना चाहिए। उसके अलावा स्थगन से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए जहां गवाह मौजूद हों, और प्ले बार्गेनिंग की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें आरोपी कम सजा के लिए अपराध स्वीकार करता है। उसके अलावा बात करें कि कैदियों के लिए क्या सुझाव दिया गया था, तो समायोजनकारी परिवर्तन। प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले सप्ताह के दौरान अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए प्रतिदिन मुफ्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके अलावा कानूनी सहायता के बारे में बात की तो कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना और कैदियों को व्यवसायिक कौशल और शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। परीक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। विकल्प, अदालतों को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने और अपराधियों को जेल भेजने के बजाय यदि संभव हो तो जुर्माना और चेतावनी जैसी सजा देने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा अदालतों को उचित मामलों में सुनवाई से पहले या सुनवाई के बाद अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें कि जो रिक्तियां उसको भरा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पारित करना चाहिए कि अधिकारियों को 3 महीने के भीतर अस्थायी रिक्तियों के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा जा सकता है और यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी की जानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए, ऐसा निर्देश देना चाहिए। भोजन के लिए क्या सिफारिश की गई इसमें, तो आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए आधुनिक खाना पकाने की सुविधाएं और कैंटीन। 2017 में भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि जिन विचाराधीन कैदियों ने 7 साल तक की कैद वाले अपराधों के लिए अपनी अधिकतम सजा का 1/3 पूरा कर लिया है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। अगर हम इससे जुड़ा संवैधानिक प्रावधान देखें, इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात की जाए तो जो जेल है या जो ये कानून व्यवस्था के प्रशासन की बात की जाती है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बात करें कि हालांकि गृह मंत्रालय जेलों और जेल के कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है। उसके अलावा अनुच्छेद 39 के बारे में बात करें, अनुच्छेद 39 क्या है, तो ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो वकील हायर करने में, एडवोकेट हायर करने में काबिल नहीं है, उसकी इतनी इनकम ही नहीं कि वो वकील की फीस चुका सके, तो फिर अपना केस कैसे रखे, उसको न्याय कैसे मिलेगा, तो इसलिए अनुच्छेद 39A लाया गया था। और यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि 39A लिखा है, जहाँ पे भी A B C कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब है कि संशोधन करके लाया गया था। इसको किस संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको लाया गया था। बात करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनता है, जो कहता है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 21 के बारे में बात की जा रही। अब मान लीजिए कोई अपना वकील ही हायर नहीं कर पा रहा है, वो बेगुनाह है बेचारा, लेकिन उसके पास वकील ही नहीं जो ये बात साबित कर सके कि वो बेगुनाह है, तो उसको क्या होगा, फांसी चढ़ जाएगा वो, तो यहाँ पे न्याय की तो मृत्यु हो जाएगी। और ये जो बेचारे इसके आर्टिकल 21 के तहत इसको जीवन की स्वतंत्रता मिली हुई है, मौलिक जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, ये भी इसका खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे भारतीय न्याय पर उंगली उठना शुरू हो जाएगी, तो ये सारी बहुत सारी समस्या निकल जाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 39 लाया गया था ताकि जो अनेबल है वकील हायर करने में, उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। ये कुछ शॉर्ट न्यूज है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन जानकारी तो होनी ही चाहिए। बात करें कि ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मंदाता पहाड़ी पर आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। तो पहले तो ये कि वननेस स्टैच्यू किससे रिलेटेड है, तो आदि गुरु शंकराचार्य से रिलेटेड है। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में लगाई गई। ये सारी चीजें यहाँ पे ये दी गई है। ये कितनी, तो 108 फीट ऊंची है। बाकी सारी चीजें अगर और पढ़ना तो इसके बारे में देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बात करें जो अंतिम पंगल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसके लिए इनका टिकट पक्का हो गया, यानी अब ये पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिक्स हो चुका है। उसके अलावा ये जो अपर्णा अय्यर है, इन्होंने विप्रो CFO का पदभार संभाला। CFO क्या होता है, तो CFO का पूरा नाम है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी। उसके अलावा ये भी कुछ उसी तरीके की न्यूज है जो वन लाइनर टाइप की होती है। बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 23 सितंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री ने प्रथम बार
भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कल से गोवा में शुरू होगा। तो ये सारे हैं इन्फॉर्मेशन, आप देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये हमारे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एंड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देश में पहली बार आयोजन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज पहले होता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वन लाइनर के लिए, लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।